नमस्कार। आज हम राजस्थान की भूगोल का नदियों वाला पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की नदियों में हम बात करेंगे कि नदियों का महत्व क्या होता है और नदियाँ कौन सी झीलों में है, कौन से राज्य में बहती है, अंतर्राष्ट्रीय नदी, अंतर्राज्यीय नदी, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ, अपना जल अरब सागर में गिराने वाली नदियाँ, और वे नदियाँ जो अपना जल कहीं न कहीं भूमि के अंदर ही विलीन कर देती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की नदियों के बारे में हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे। नदियों के ऊपर बने हुए बांध, नदियों की सहायक नदियाँ, बड़ी नदियाँ, छोटी नदियाँ, सरिताएं, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हम एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे और इसमें हमारे सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे। एक एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। मैप में आपको पूरी नदियाँ समझाई जाएगी, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ये सारा मैप के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो हर एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझें और नोट्स आप अपने हिसाब से साथ साथ बनाते रहें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नदियाँ। तो नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नदी होती क्या है। किसी धरातलीय क्षेत्र पर पानी का एक दिशा में बहाव जो होता है उसे हम नदी कहते हैं, और छोटे बहाव को हम सरिताएं भी कहते हैं, और इसका विस्तार होने पर ये नदियां कहलाती है। नदियों का आर्थिक महत्व भी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की पॉपुलेशन मैक्सिमम कृषि के ऊपर निर्भर है, और नदियों का जल सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और नदियां हमारे देश की धड़कन है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है नदियाँ। और जिन क्षेत्रों में नदियाँ अधिक होती है वहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है, स्वच्छ जल ज़्यादा होता है, उससे उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है, खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इसलिए प्राचीन सभ्यताएं भी नदियों के किनारे विकसित हुई। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसी प्रकार से कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। सीकर की गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। तो नदियां प्राचीन सभ्यताओं की भी जननी कहलाती हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में इस प्रकार से सभ्यताओं का विकास किया और उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में यहाँ पर अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो नदियों के द्वारा यहाँ हमें देखो सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं, रोजगार मिलते हैं और सरकार को राजस्व आय की प्राप्ति होती है। यहाँ कितने बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं वो कृषि के ऊपर निर्भर होते हैं। कच्चा माल उनको कृषि से मिलता है और कृषि नदियों के ऊपर निर्भर होती है। तो नदियों से सिंचाई का जल कृषि व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री डेवलप होती है, और जहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगी, उद्योग डेवलप होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और सरकार के पास में रेवेन्यू बढ़ेगा। सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार उसको देश के विकास में खर्च करेगी। तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी नदियों से इस प्रकार से जुड़ी हुई है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और नदियों में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर चर्चा। राजस्थान की नदियों के जल बहाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक सत्य है। बंगाल की खाड़ी की ओर 23% जल ले जाती है नदियां, अरब सागर की ओर 17% जल ले जाती है राजस्थान की नदियां, आंतरिक जल प्रवाह 60% है, या उपयुक्त सभी सत्य है। इसमें से आपको सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन का चयन करना है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसलिए सही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में राजस्थान के टोटल जल का 23% जो है नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है, और 17% अरब सागर की ओर ले जाती है। यानी कि राजस्थान के दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां जो होती है, जैसे माही नदी, जाखम नदी, सोम नदी, लूनी नदी, ये अपना जो जल है वो दक्षिण की ओर ले जाती है, अरब सागर की ओर। चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, वो अपना जल जो है ले जाती है सहायक नदियों के साथ में यमुना में मिलकर बंगाल की खाड़ी में।
बाकी कई नदियां ऐसी हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और वर्षवाहिनी नदियां उसमें ज़्यादा है। तो 60% जल जो है राजस्थान का कहीं न कहीं भूमि में ही विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की नदियों का जो जल है, आप इसमें अलग अलग सहायक नदियों के रूप में क्लासिफाई करके इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाने वाली जो नदियाँ अपना जल है वो टोटल कितना प्रतिशत है? 23% और अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं जो अपने जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है? चंबल नदी इसमें सबसे बड़ी नदी है चंबल, और चंबल अपना जल अपने सहायक नदियों के साथ में बंगाल की खाड़ी में गिराती, ये यमुना के साथ मिलकर, गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसमें आ जाती है बनास नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, मेच, बामनी, कुराल, काली सिंध, चंद्रभागा, खारी, बांडी, कोठारी, मानसी। ये सारी जो नदियां हैं ये चंबल के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और उसी के साथ में डाई, मोरेल, बेड़स, गंभीरी, मेनाल, परवन, आहू, धार, मीनाज, ये सारी नदियां जो है चंबल के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। बाणगंगा नदी जो है, बाणगंगा नदी, पार्वती, गंभीर, ये नदियां भी अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ये भी बाणगंगा भी अपना जल यमुना में गिराती है। बाणगंगा नदी जयपुर से निकलती है। तो ये है 23% राजस्थान का टोटल जल जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। हम बात करते हैं अरब सागरी नदियों का, जिनका 17% जल जो है अरब सागर में जाकर गिरता है। उसमें से सबसे बड़ी जो नदी है वो लूणी नदी, उसके बाद में माही, साबरमती, पश्चिम बनास, ये नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। लूणी नदी जिसमें जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, गुहिया, सागई, लीलड़ी, मीठड़ी और मधाई, इस प्रकार से ये जो नदियां हैं लूणी के साथ अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और कई बार जल की कमी होने पर कच्छ के रण में भी ये विलीन हो जाती है। माही नदी जिसमें सोम, जाखम, मोरेन, अनास, चाप और हरण, इन नदियों के साथ में माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाकर गिराती है और वो अरब सागर का ही हिस्सा है। साबरमती नदी वाक्कल, सेई, हथमती, मेरवा, वत्रक और माजम, इन सहायक नदियों के साथ में अपना जल जो है ले जाकर गिराती है अरब सागर में। इसी प्रकार से पश्चिम बनास नदी भी शिप्पू नदी के साथ में अपना जल बंगाल की अरब सागर में गिराती है। तो ये 17% जो जल है यहां पर ये गिरता है कहां पर? अरब सागर में। उसके बाद में बच गया हमारा 60%, 60% जो जल है वो हमारा कहां पर गिरेगा? वो भूमि के अंदर कहीं न कहीं वो विलीन हो जाएगा। देखो ये वो नदियां राजस्थान की जो अपने जल न तो किसी खाड़ी में गिराती है, न किसी समुद्र में गिराती है और न किसी बड़ी सहायक नदी के साथ में मिलकर कहीं ले जाती है। ये नदियां कहीं न कहीं राजस्थान के किसी हिस्से में विलीन हो जाती है, इसलिए इनको आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। और इसमें सबसे अधिक मात्रा में जल जो है कहीं न कहीं विलीन हो जाता है रेगिस्तान में, जिसमें घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, काकनी, मेंथा, रूपनगढ़ और रूपारेल नदियां शामिल हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान की इन नदियों के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी ये जो लेक्चर है वो इन नदियों के ऊपर ही रहेगा, तो आप सभी इस प्रकार से देखते रहें, एक एक नदी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। अभी जो हमने चर्चा की उसी में से एक क्वेश्चन है। तो पार्वती, जोजड़ी, कांतली, बनास अपना जल अरब सागर में कौन सी गिराती है? बिल्कुल सिंपल से इसका आंसर है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी जो है इस प्रकार से लूणी की सहायक नदी है और ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। और बाकी ये जो नदियां हैं पार्वती, कांतली, बनास, तो कांतली नदी तो आंतरिक नदी होगी सीकर झुंझुनू वाली, वो जल अपना कहीं भी नहीं जाते हैं। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है तो बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी। इसी प्रकार से पार्वती नदी भी चंबल की सहायक नदी है और वो अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो अब देखिए
अगला क्वेश्चन आपसे है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? क्वेश्चन है चंबल का उद्गम स्थल। तो धार मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश, अनीकपुर मध्य प्रदेश। तो 4 ऑप्शन है आपके लिए चंबल नदी का उद्गम स्थल, और बहुत ही सिंपल है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो महू मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम स्थल है, और वहां से ये नदी निकलती है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहते हुए यमुना नदी में मिलती है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए हम बात करेंगे राजस्थान में चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की हम बात करेंगे। चंबल नदी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निकलती कहाँ से है। तो चंबल नदी को हम देख सकते हैं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के जन्नापाव पहाड़ियों से निकलती है, और जन्नापाव पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जन्नापाव पहाड़ियाँ इंदौर में पड़ती है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, इंदौर जिले में महू जो क्षेत्र है वहाँ से इस प्रकार से ये नदी निकलती है। और आप इसमें देख सकते हो, यहाँ जन्नापाव पहाड़ियों से जब नदी निकलती है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है, 84गढ़ से। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ के, ये भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, यहाँ पर बहती है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है बूंदी और कोटा की सीमा पर, इस प्रकार से चलती है, और फिर कोटा के अंदर बहती है। आगे सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर भी नदी बहती है कई दूर तक। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर ही बहती है। तो ये आ गया सवाई माधोपुर, उसके बाद में करौली, उसके बाद में धौलपुर, और धौलपुर को पार करके ये उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी इस प्रकार से राजस्थान में दक्षिण पूर्व की ओर है, और ये नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। राजस्थान की जल भराव की दृष्टि से सबसे ये बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी भी है, लेकिन राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। चलिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो उद्गम स्थल का, कि उद्गम स्थल जन्नापाव पहाड़ी, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। उसके बाद में इसके उपनाम पूछ जाते हैं, चरमनवती, सादा नीरा, बारहमासी, राजस्थान की कामधेनु। 2 नदियां हैं राजस्थान की जो 12 मास चलती है, और उनका जल कभी कम नहीं होता है। उसमें एक है चंबल और दूसरी है माही नदी। तो राजस्थान की कामधेनु भी इसको कहते हैं। राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी 84गढ़ से। तो यहाँ पर पड़ता है 84गढ़, भैंसरोडगढ़ का ये 84गढ़ है। यहाँ से चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहाव है। ये मध्य प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा होगी, और ये उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर इस नदी का ये बहाव है। राजस्थान में 6 जिलों में इसका बहाव है। 6 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा चित्तौड़गढ़। अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है चित्तौड़गढ़, ये है बूंदी, और ये है कोटा, ये है सवाई माधोपुर, ये करौली, ये धौलपुर। यहाँ इन जिलों में चंबल नदी का बहाव है। विलय, मुरादगंज यानी कि इटावा में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये नदी जो है इटावा, यहाँ पर ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना फिर आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। यहाँ पर देखो, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। सीमा का निर्माण, कौन कौन सी सीमाओं का निर्माण करती है चंबल? अगर इसकी बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, कोटा व बूंदी की सीमा बनाती है, कोटा व सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। 3 प्रकार की सीमा बनाती है चंबल नदी। देखो कौन कौन सी सीमा बना रही है चंबल नदी। अगर हम बात करें कि 3 प्रकार की सीमा बना रही है, तो कौन कौन सी सीमा आप यहां पर देख सकते हो। एक तो कोटा, ये रहा कोटा, और ये रहा बूंदी, इसकी सीमा बनाती है यहां पर। और दूसरा ये रहा कोटा, और ये रहा सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर इसकी सीमा बना रही है। और उसके बाद में ये यहां पर हो गया एमपी, और ये हो गया पूरा राजस्थान। तो एमपी और राजस्थान की सीमा ये यहां तक बनाती है। तो ये सीमा बनाने वाली नदी है। उसके बाद में देखो,
लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर लंबी नदी है ये, इसलिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी इसको कहते हैं। लेकिन राजस्थान में ये बहती है केवल 135 किलोमीटर लंबी। मध्य प्रदेश में ये बहती 315 किलोमीटर, राजस्थान से ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में बहती है 240 किलोमीटर। तो राजस्थान में इसका बहाव जो है तीनों राज्यों में सबसे कम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर ही बहती है 275 किलोमीटर। तो 135 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, 240 किलोमीटर और 275 किलोमीटर, ये टोटल हो गया 965 किलोमीटर। तो चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है चंबल इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। और अभी हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। इस क्वेश्चन की बांध का एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा बांध चंबल नदी पर राजस्थान में नहीं है। चंबल नदी पर कई बांध बने हुए हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में कौन सा नहीं है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या कोटा बैराज। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है, राजस्थान में नहीं है। बाकी तीनों बांध जो है ये राजस्थान में है। गांधी सागर बांध, हालांकि चारों बांध चंबल नदी के ऊपर है, लेकिन राजस्थान में ये 3 है और 1 है मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं कौन कौन से बांध कहाँ पर है। आप देखें ध्यान से जरा। तो चंबल नदी पर हम बांधों की बात कर रहे हैं। चंबल नदी के ऊपर बांधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो गांधी सागर बांध, ये रहा गांधी सागर बांध और ये रहा गांधी सागर बांध। यहाँ पर अगर चंबल नदी को आप देखो तो ये गांधी सागर बांध है और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, मंदसौर जिला मध्य प्रदेश, जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है बड़े मात्रा में। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध आप देख सकते हो, ये रहा भैंसरोगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पड़ता है रावत बाटा। तो चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा में राणा प्रताप सागर बांध है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहलाता है। 1965 में कनाडा के सहयोग से बने इस बांध में बिजली का उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा में। उसके बाद में देखो ये जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो है, जवाहर सागर बांध ये कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर स्थित है। ये ऊपर ये रहा बूंदी और ये रहा कोटा, इसकी सीमा के ऊपर है जवाहर सागर बांध। और उसके बाद में कोटा बैराज आप देख सकते हो। कोटा बैराज सिंचाई के लिए कोटा में बना हुआ है, इससे कई नहरें निकाली गई है। आगे हम नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे तो उस समय भी ये सब आएगी चीजें। तो यहां पर हम बात कर रहे थे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं उनकी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखो आपके लिए हम क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे और साथ साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। चंबल नदी वाला जो टॉपिक है राजस्थान में वो सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम पूरे विस्तार से एक एक फैक्ट के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। कोई भी फैक्ट जो है हमारा छूटना नहीं चाहिए, इसका फैक्ट एक भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमें ज़रूरत है इसमें और विस्तार से जाने की। चलिए, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यहां पर बीच बीच में इन क्वेश्चन की चर्चा करने का मूल उद्देश्य है कि आपके माइंड को एक्टिव करना, माइंड को एक्टिव करना, क्योंकि यहाँ पढ़ते पढ़ते कई बार हम जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उस समय सक्रिय करने के लिए क्वेश्चन की थोड़ी सी चोट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, चूलिया, नियाग्रा कोई नहीं। तो यहाँ आपसे ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जो है
आप इसमें बता सकते हैं। राजस्थान में सूलिया जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम बात करते हैं कि जलप्रपात क्या होता है। आप यहां पर देख सकते हो कि पानी नदी का जब ऊंचाई से गिरता है नीचे तो उसे हम कहते हैं प्रपात, जलप्रपात या वाटरफॉल, इंग्लिश में कहें तो वाटरफॉल। और दुनिया में कई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जलप्रपात हैं और राजस्थान में भी इस प्रकार से चंबल नदी जलप्रपात बनाती है और उस जलप्रपात का नाम है सूलिया जलप्रपात। सूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, आप बता सकते हैं। सूलिया जलप्रपात जो है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। देखो, भैंसरोडगढ़ का जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर सूलिया जलप्रपात है और नदी यहाँ पर इस प्रकार से बहते 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 इस प्रकार से नीचे गिरती है। तो जब नीचे गिरती है और फिर नदी इस प्रकार से चलती है तो उसको हम कहते हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल या जलप्रपात। 18 मीटर ऊंचा ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। अगर इसमें हम भारत की बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तब नाम आता है जोग या गरसोपा, जो शरावती नदी पर है कर्नाटक में, जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुनिया का सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो एंजेल, जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 984 मीटर। इससे ऊंचा दुनिया में कोई जलप्रपात नहीं है और ये एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है और दूर दूर से लोग देखने जाते हैं इस नदी के जल को। जब बड़ी ऊंचाई से जल नीचे गिरता है तो नज़ारा अपने आप में अद्भुत नजर आता है। तो इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे जलप्रपात नदियों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो हम चलते हैं उसके बाद में गार्ज की। देखो, गार्ज क्या होता है। राजस्थान में चंबल नदी गार्ज का निर्माण करती है। नदी जब बहती है लगातार बहते 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 भूमि को काट देती है और भूमि को काटते काटते मिट्टी को लेकर चली जाती है अपने साथ ही और इतने गहरे खड्ड बना देती है और ऊपर से जब हम देखते हैं तो नदी बहुत नीचे एक नाले के समान पतली नजर आती है, उसे कहते हैं गार्ज। तो यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा गार्ज जो है चौरासीगढ़ से कोटा तक है और चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये 113 किलोमीटर इस प्रकार से गहरे खड्ड में बहती है चंबल नदी। चौरासीगढ़ से लेकर कोटा तक 113 किलोमीटर चंबल नदी गहरे खड्ड में बहती है, उसे हम गार्ज कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़े गार्ज के बारे में आपने सुना होगा, जो ग्रांड कैनियन है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये अमेरिका के उत्तरी भाग में जो राज्य है एरिजोना, वहां पर यह ग्रांड कैनियन नामक जो सबसे गहरा जल ये गार्ज बनाती है। ये आप देख सकते हो, ये ग्रांड कैनियन नदी का ही है। तो इस प्रकार से चंबल नदी राजस्थान में ऐसा गार्ज बनाती है जो नीचे खड्ड में बहती है, तो इसे हम गार्ज कहते हैं। आगे देखो, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी बाईं ओर से मिलती है। यहां पर अब हम पहुंचे चंबल नदी की सहायक नदियों में। आपको ये बताना है कि बाईं ओर से, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चंबल नदी की सहायक नदी बाईं ओर से मिलने वाली नदी है बामनी नदी। बाकी नदियां जो है चंबल की तीनों तो दिखाई दे रही है, ये दाहिनी ओर से मिलती है। चलिए देखते हैं इन नदियों को हम। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों में हम बात करते हैं तो आप ये चंबल नदी इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर चंबल नदी जब इस प्रकार से निकलती है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी खुद अपने आप में एक सहायक नदी है यमुना की। और अब इसमें चंबल नदी की जो बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है बनास। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आप देखिए, ये जो बनास नदी है, हालांकि इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बनास नदी राजसमंद से निकलती है, उसके बाद में देखो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहते हुए सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में ये चंबल नदी में मिल जाती है यहाँ पर। और ये चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास।
बनास को आप इस प्रकार से देख सकते हो, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। बामनी नदी की बात करें तो बामनी नदी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो चित्तौड़गढ़ से निकलती है, और चित्तौड़गढ़ के बाद में देखो चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर जो कटा हुआ भाग है भैंसरोडगढ़ का, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है और सिंगोली मध्य प्रदेश में बहती है। ये पार्ट है सिंगोली और ये है एमपी का पार्ट। यहाँ पर बामनी नदी बहती है और फिर वापस वो चित्तौड़गढ़ में आ जाती है। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये इस चंबल नदी के अंदर मिल जाती है बामनी नदी। घोड़ा पछाड़ नदी की बात करें तो बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है। घोड़ा पछाड़ नदी ये रही बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है। उसके बाद में बूंदी में बहते हुए उसके बाद में मांगली नदी इसके अंदर मिलती है और मेज नदी में मिलकर ये चंबल नदी में अपना जल जो है गिराती है। तो गरदड़ा बांध के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरदड़ा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो गरदड़ा बांध जो है घोड़ा पछाड़ नदी के ऊपर बना हुआ है, बूंदी में। गरदड़ा बांध बूंदी में है, ये बूंदी का पार्ट है, और घोड़ा पछाड़ नदी के ऊपर बना हुआ है छोटा सा बांध। मांगली नदी की बात करें तो मांगली नदी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी में बहती है और घोड़ा पछाड़ नदी में इस प्रकार से मिल जाती है, और फिर घोड़ा पछाड़ के साथ में वो मिल जाती है मेज नदी में, और मेज नदी में मिल जाती है। भीमतल जलप्रपात एक छोटा सा जलप्रपात यहां पर भी बनता है जिसको कहते हैं भीमलत जलप्रपात। मेज नदी की बात करें तो भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी में बहते हुए बूंदी के भैंस खाना में ये मिल जाती है चंबल में। देखो मेज नदी यहाँ पर भीलवाड़ा और बूंदी में इस प्रकार से बहती है और यहाँ पर पड़ता है एक क्षेत्र जिसका नाम है भैंस खाना, और यहाँ ये चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ सीप नदी की बात करें तो सीप करौली से आती है और सवाई माधोपुर में बहते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो सीप नदी, ये करौली का पार्ट है, और करौली से और ये सवाई माधोपुर में बहती है, और सवाई माधोपुर में यहाँ पर जो है इसमें मिल जाती है चंबल नदी में। हालांकि सीप नदी, चंबल नदी और बनास नदी इनका त्रिवेणी संगम भी बनता है जो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम क्षेत्र में। यहां पर देखिए चंबल, सीप और इनका त्रिवेणी संगम यहां पर बनता है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। तो चंबल में बाईं ओर से मिलने वाली ये नदियां थी। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि चंबल नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं क्रम का, और क्रम भी उत्तर से दक्षिण, पार्वती, परवन, आहू, काली सिंध, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू। तो इसमें पूछा क्वेश्चन में ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस प्रकार से जो नदियां चंबल में मिलती है उनका सही क्रम आपके हिसाब से क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर डी, पार्वती, परवन, काली सिंध और आहू। पार्वती सबसे ऊपर है, उसके बाद में परवन, काली सिंध और आहू नदियां चंबल नदी में मिलती है और ये दाहिनी ओर से मिलती है। देखते हैं इन नदियों के बारे में। अब हम देखो, आप देख सकते हो ये रही पार्वती नदी, उसके बाद में ये रही परवन, ये रही काली सिंध, और काली सिंध के बाद में ये रही यहाँ पर आहू नदी। तो हम बात कर रहे हैं चंबल की सहायक नदियों की, और चंबल की जो सहायक नदियां हैं ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाहिनी ओर से, दोनों नदियों के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। देखिए पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, 12 सवाई माधोपुर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश से निकलती है और ये है 12, और उसके बाद में यहाँ पर जो है सवाई माधोपुर में कुछ दूरी पर बहती है और ये चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, कोटा और बारां की सीमा ये बनाती है। पार्वती नदी यहाँ पर आप देख सकते हो ये 12 है, ये है 12 और ये है कोटा। 12 और कोटा के बीच में जो सीमा बनाती है, यहाँ पर ये 12 है और ये कोटा है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से थोड़ी सी सीमा यहाँ पर बनाती है। और उसके बाद में 2 प्रकार की सीमा बनाती है, एक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों की, और कोटा और बारां की सीमा ये बनाती है। परवन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अनीकपुर से निकलकर ये 12 व झालावाड़ में बहते हुए
काली सिंध नदी में मिलती है और इस पर एक शेरगढ़ दुर्ग जो है राजस्थान के इतिहास में काफ़ी फेमस दुर्ग है और वो इस परवन नदी के ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हो अनीकपुर से परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये 12 है, 12 में प्रवेश करती है और 12 में बहती है। उसके बाद में ये है झालावाड़, झालावाड़ में बहती है। यहाँ पर है शेरगढ़ दुर्ग जो 12 में बना हुआ है, वो परवन नदी के किनारे। काली सिंध नदी की बात करें तो देवास मध्य प्रदेश के बागली क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पर पड़ता है बागली और बागली मध्य प्रदेश के देवास में पड़ता है और यहाँ से निकलती है और 12 और झालावाड़ में और कोटा में बहते हुए चंबल में ये मिल जाती है। आप देख सकते हो काली सिंध नदी और झालावाड़ 12 और कोटा में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। 278 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है काली सिंध नदी, जो चंबल की सहायक नदी है। आहू नदी की बात करें तो सुरनेर मध्य प्रदेश से निकलती है और कोटा झालावाड़ बहते हुए झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है और आहू और काली सिंध का यहाँ पर संगम होता है। देखो ये यहाँ से निकलती है इस प्रकार से मध्य प्रदेश से और फिर ये झालावाड़, फिर कोटा, झालावाड़ और यहाँ पर जो है यहाँ ये संगम बनाती है। जहाँ पर आहू और काली सिंध नदी का संगम बनता है वहाँ पर एक राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग। ये दो दुर्ग आपके सामने हैं। ये शेरगढ़ का दुर्ग है। शेरगढ़ के दुर्ग के बारे में हमने बात की थी, परवन नदी के किनारे है और गागरोन का दुर्ग जो है आहू और काली सिंध नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है झालावाड़ में। शेरगढ़ 12 में है और गागरोन जो है वो झालावाड़ में। तो इस प्रकार से इतिहास भी इनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इतिहास के फैक्ट जो है उनको हम साथ साथ ही पढ़ लेंगे। तो चंबल नदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है, जैसे इसकी हमने चर्चा की थी कि चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देश का प्रथम नदी अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजनन अभ्यारण्य है और जो चंबल नदी के ऊपर ही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। जो घड़ियाल प्रजनन अभ्यारण्य है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और चंबल नदी का ये जल अभ्यारण्य है। यूनेस्को में नामित राजस्थान की एकमात्र चंबल नदी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बूंदी का केशवराय पाटन, कोटा और धौलपुर ये चंबल नदी के किनारे पर बसे हुए प्रमुख शहर है। अच्छा, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को दुनिया की जो धरोहरें हैं, प्राचीन धरोहरें, ये यूनाइटेड नेशंस जो है एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम से है यूनेस्को, और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई कल्चरल और एजुकेशनल जो धरोहर है, हेरिटेज है, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है यूनेस्को। तो राजस्थान की चंबल नदी जो है उसको भी यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन की कि कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी के बाद अब हम पहुंच रहे हैं बनास नदी की ओर। तो बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। बेड़ज, कोठारी, डाई, सोम। तो इसका सही आंसर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, आपका ये रहा सोम। सोम नदी जो है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक नदी है बेड़ज, कोठारी, डाई। तो अब देखिए आप बनास नदी के बारे में पूरा विस्तार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बनास नदी निकलती कहाँ है। बनास नदी यहाँ पर ये है खमनोर की पहाड़ियाँ और ये पड़ती है राजसमंद में। कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में। और ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और ये टोंक, और टोंक के बाद में सवाईमाधोपुर, और सवाईमाधोपुर से रामेश्वर के निकट ये चंबल नदी में मिल जाती है। अब बनास के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी राजस्थान की जिलों में बहती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर और जसवंतगढ़ या खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती है। विलय होता है इसका रामेश्वर में, और रामेश्वर पड़ता है कहाँ पर? सवाईमाधोपुर में। यहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। बनास के कुछ उपनाम है जैसे वर्णासा और वन की आशा। बनास का नाम ही वन की आशा से बना है।
यहाँ पर जो है घने हरियाली और वन ही वन है, तो इसलिए वन की आशा हम कर सकते हैं। और वर्णाशा, लंबाई की बात करें तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर लंबी नदी है राजस्थान की, ये सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहती है और किसी दूसरे राज्य में ये नहीं बहती है, केवल राजस्थान में बहने वाली। अब यहां पर कंपेयर करते हैं हम चंबल और बनास का। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। चंबल राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है और बनास राजस्थान में 480 किलोमीटर बहती है। तो बनास सबसे लंबी नदी है राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया आपसे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसमें ऑप्शन बनास का भी हो, उसमें ऑप्शन चंबल का भी हो, तो आप कंफ्यूज होंगे? बिल्कुल नहीं होना है। उसका सही आंसर होगा चंबल। राजस्थान की नदी है चंबल और राजस्थान में कम बहती है, लेकिन टोटल जो है सबसे लंबी नदी तो है वो। बनास का अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे कि राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हम कहेंगे बनास। राज्य में बहने वाली बनास है, राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल है। इसका अपवाह क्षेत्र 33,760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बनास का। टोंक को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखो यहाँ पर जो टोंक है, ये टोंक आधा ऊपर और आधा नीचे, तो टोंक को 2 बराबर भागों में बांटती है और टोंक में ये सर्पिलाकार में इस प्रकार से सांप की तरह ये बहती है। राजसमंद में जो गिलूण सभ्यता है, प्राचीन गिलूण सभ्यता, वो बनास के किनारे ही विकसित हुई थी, जिसकी 1957 में ब्रजवासी लाल के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था गिलूण सभ्यता का। तो इस प्रकार से बनास नदी के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब बनास के त्रिवेणी संगम की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक क्वेश्चन बताइए कि बनास नदी के त्रिवेणी संगम कौन सा है? बिंगोद है, बीसलपुर है, रामेश्वर है या उपयुक्त सभी है? बनास नदी के त्रिवेणी संगम की अगर हम बात करें तो ये त्रिवेणी संगम तीनों के तीनों बनास नदी के ऊपर ही है। उपयुक्त सभी इसमें बनास के त्रिवेणी संगम में देखते हैं। तो बनास के त्रिवेणी संगम को आप गौर से देखिए, यहां पर पड़ता है, ये पड़ता है भीलवाड़ा में बिंगोद, और ये पड़ता है टोंक में बीसलपुर, और ये पड़ता है सवाईमाधोपुर में रामेश्वर। तो बिंगोद भीलवाड़ा, बीसलपुर टोंक और रामेश्वर सवाईमाधोपुर, यहां पर 3 नदियों का संगम है जो बनास के साथ में होता है। देखते हैं कौन कौन सी 3 नदियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंगोद की। बिंगोद कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और बिंगोद में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास, बेड़च और मेनाल। आप यहां पर देख सकते हो, ये जो डार्क कलर वाली नदी दिखाई दे रही है, ये बनास नदी है, और उसके बाद में ये मेनाल नदी है, और उसके बाद में ये बेड़च नदी है। बेड़च नदी यहाँ से आती है, देखो उदयपुर से, और उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा में मेनाल के साथ में बिंगोद में त्रिवेणी संगम बनाती है। बेड़च नदी की एक सहायक नदी है जो चित्तौड़गढ़ में मिलती है, जिसका नाम है गंभीरी नदी, और यहाँ पर भी एक छोटा सा संगम यहाँ पर बनता है बेड़च और गंभीरी का। उसके किनारे चित्तौड़गढ़ का बहुत बड़ा दुर्ग बना हुआ है जो बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे। तो ये तो था बिंगोद का त्रिवेणी संगम। उसके बाद में हम बात करते हैं बीसलपुर टोंक वाला संगम, जो खारी डाई और बनास नदियां बनाती है। देखिए खारी डाई और बनास नदियों का जो संगम है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पड़ता है बीसलपुर का ये टोंक का जो क्षेत्र है। ये खारी नदी ये राजसमंद से आती है, भीलवाड़ा में, अजमेर में, और फिर ये टोंक में यहाँ पर मिल जाती है। और एक डाई नदी जो जयपुर से आती है और टोंक में बहते हुए वो यहाँ पर मिलती है। तो ये तीनों नदियों का संगम हो जाता है, और यहीं पर बीसलपुर बांध भी बना हुआ है टोंक में। अगला जो त्रिवेणी संगम है वो रामेश्वरम का है, सवाईमाधोपुर वाला, और ये बनास नदी और सीप नदी जहां पर मिलती है चंबल में, वहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये थे 3 त्रिवेणी संगम जो बनास नदी के ऊपर निर्मित हैं।
आगे आप बांधों की बात करेंगे। बांधों की बात करने से पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दें कि बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध, नंदसमंद बांध, ईसरदा बांध या उपयुक्त सभी। बनास नदी पर कौन सा बांध है? आप अपने हिसाब से जरा सोचिए। बांधों का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर आपके सामने है डी। ये तीनों बांध जो है बनास नदी के ऊपर है। चलिए देखते हैं बनास नदी के ऊपर बांध। आप देख सकते हो बांधों को अगर आपको देखना है तो जल को रोककर इस प्रकार से बांध बनाए जाते हैं, जिनका मूल उद्देश्य होता है बिजली या सिंचाई, बिजली का निर्माण करना या सिंचाई या पेयजल आपूर्ति करना। पानी नदी लेकर आ रही है और आप उस पानी को रोककर टरबाइन चला सकते हो, आप उस पानी को रोककर नहरों के माध्यम से जनता के खेतों तक पहुंचा सकते हो, या आप उस पानी को रोककर नल के माध्यम से लोगों को घर तक जो है पीने का जल उपलब्ध करवा सकते हो। इसी उद्देश्य से नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बनास नदी के ऊपर 3 महत्वपूर्ण बांध हैं। 3 महत्वपूर्ण बांधों में यहाँ पर सबसे बड़ा बांध है बीसलपुर बांध, जो टोंक में टोडा रायसिंह तहसील में बना हुआ है बीसलपुर बांध, और इसका उद्देश्य है अजमेर और जयपुर को पेयजल की आपूर्ति करना। यानी कि जयपुर पेयजल जो आपूर्ति करता है ये बीसलपुर बांध के द्वारा किया जाता है। अजमेर और जयपुर को ये पेयजल आपूर्ति करता है। नंदसमंद बांध की बात करें तो ये नंदसमंद बांध है और ये राजसमंद में बना हुआ है। सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से ये बांध बना हुआ है। इसी प्रकार से सिंचाई के लिए बांध बना है ईसरदा बांध, जो सवाई माधोपुर में है। यहां पर आप देख सकते हो सवाई माधोपुर का ये ईसरदा बांध, बीसलपुर बांध ये टोंक का, और नंदसमंद बांध ये राजसमंद का। तो ये 3 बांध जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आप एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें, कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? अब हम बनास नदी की सहायक नदियों में आ गए हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए मेनाल, बामनी, कोठारी, बेड़स, इसमें से आपको ये बताना है कि बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर है बामनी। तो बामनी नदी जो है वो बनास की सहायक नदी नहीं है, इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये चंबल की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं अब बनास की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। बनास की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये तो है बनास, जिस प्रकार से आप देख रहे हो डार्क वाली। कोठारी नदी की हम बात करते हैं सबसे पहले। कोठारी नदी आप देख सकते हो राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में बहती है और बनास में यहाँ पर मिल जाती है। ये राजसमंद और भीलवाड़ा में कोठारी नदी बहती है, और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है मेजा बांध। कोठारी नदी के ऊपर जो महत्वपूर्ण बांध है वो भीलवाड़ा का मेजा बांध है, जिसको ग्रीन माउंट भी कहते हैं, ग्रीन माउंट। राजस्थान की प्राचीन बागोर सभ्यता का विकास भी कोठारी नदी के किनारे हुआ था, और जो भीलवाड़ा में ये सभ्यता है प्राचीन सभ्यता। खारी नदी की बात करें तो खारी नदी का उद्गम बिजराल पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये रही खारी नदी, बिजराल पहाड़ी राजसमंद। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये भीलवाड़ा, उसके बाद में अजमेर, और अजमेर से टोंक से होते हुए ये त्रिवेणी संगम बनाती है, डाई के साथ बनास में मिल जाती है। देवली टोंक के निकट ये बनास नदी मिलती है, और प्रवाह इनका राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, और त्रिवेणी संगम ये बनाती है बीसलपुर टोंक में। मार्तंड भैरव मंदिर इस नदी के किनारे अजमेर में बना हुआ है। ये है अजमेर, और अजमेर में एक मंदिर बना हुआ है, और अजमेर के इस मंदिर का नाम है मार्तंड भैरव मंदिर। चलिए, तो उसके बाद में बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें एक आती है मेनाल नदी। मेनाल नदी, तो मेनाल नदी की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है। ये मेनाल भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है और भीलवाड़ा में ये बहती है और बनास नदी में मिल जाती है। तो भीलवाड़ा के बिंगोद में बनास में मिल जाती है। मेनाल जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है। मेनाल नदी के ऊपर यहाँ पर जलप्रपात बनता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में।
मेनाल झरना भी काफी दर्शनीय है, देखने के लायक यहाँ पर झरना है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीमा के ऊपर एक झरना है यहाँ। बेड़स नदी की बात करें तो उद्गम इसका गोगुंदा की पहाड़ी है, उदयपुर का। बेड़स नदी ये देखो, ये उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी है, यहाँ से बेड़स नदी निकलती है। और बेड़स नदी जो है, पहले इसको आयड़ नदी कहते हैं। आयड़ नदी उदय सागर झील में ये जल जब गिराती है, उसके बाद में ये बेड़स के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता, प्राचीन जो उदयपुर की सभ्यता विकसित हुई थी, ताम्र सभ्यता। तो ये बेड़स नदी जो है उदयपुर, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में फिर मेनाल के साथ में ये मिल जाती है बनास नदी में। और गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी के साथ में मिलती है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना हुआ है गोसुंडा। गोसुंडा बांध जो है चित्तौड़गढ़ में इसी बेड़स नदी के किनारे ऊपर बना हुआ है। और आहड़ सभ्यता की हमने बात कर ली, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भी हमने बात कर ली कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो बना हुआ है बेड़स और गंभीरी के संगम के ऊपर। और ये रही बेड़स नदी और ये रही गंभीरी नदी, ये रहा चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं आगे हम। क्वेश्चन आपके लिए है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? अब हम आ गए हैं बाणगंगा नदी में। अमरोरू पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, गोगुंदा पहाड़ियां या कोई नहीं। तो बाणगंगा नदी का उद्गम यानी कि कहां से वो निकलती है, इसमें से एक इसका सही ऑप्शन है। तो आप सही ऑप्शन के बारे में सोचें जरा। चलिए, इसका सही आंसर आपका बेराट की पहाड़ियां। तो बाणगंगा नदी की हम बात करें तो बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। और ये बेराट की पहाड़ियां कहां पर हैं? बेराट की पहाड़ियां ये है जयपुर में, यहां से नदी निकलती है। जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहते हैं। और उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। प्रवाह जयपुर, दौसा और भरतपुर, विलय हो जाता है आगरा के निकट इसका यमुना में। नदी उपनाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अर्जुन की गंगा या ताला नदी या खंडित नदी, टूटी फूटी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। जल की मात्रा काफी कम होने के कारण आजकल ये जो है यमुना तक जल पहुंचता ही नहीं है इसका। बारिश के टाइम में ये अपना जल यमुना तक पहुंचा देती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो ये जल जो है यमुना से पहले ही जो है उसका सूख जाता है, जो इसलिए इसको खंडित नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई कुल 380 किलोमीटर है यमुना तक। और सहायक नदियों की बात करें तो सूरी, सावन और पलासन इस प्रकार की छोटी सरिताएं इसमें मिलती है। जम्मू और रामगढ़ बांध जो है जयपुर में जो बना हुआ है, जम्मू और रामगढ़ बांध, और भरतपुर का अजान बांध वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी उसका नाम है विराटनगर, और उसी विराटनगर से ये बेराट बना है। और बेराट की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। 3 पहाड़ियां यहाँ पर है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, जो यहाँ की काफी फेमस पहाड़ियां हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि बनास जो बाणगंगा है उसके ऊपर बांध बने हुए हैं। बांधों की अगर हम बात करें तो जम्मू और रामगढ़ बांध जयपुर में है, और अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में। छोटे छोटे बांध इस प्रकार से बने हैं। रामगढ़ बांध जो है 1904 में राम सिंह के द्वारा बनाया गया था जयपुर में जल आपूर्ति के लिए। आजकल पानी नहीं है तो जयपुर में जल आपूर्ति यहाँ से नहीं हो पाती पूरी, तो बिसलपुर बांध जयपुर के लिए जल आपूर्ति करता है, पेयजल। तो सवाई राम सिंह के द्वारा इस जम्मू और रामगढ़ बांध का निर्माण कराया गया। अजान बांध भरतपुर में है, और इसका जो जल है वो केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। पशु पक्षियों के लिए ये जल जो है यहाँ से इस बांध से उपलब्ध होता है। क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी अरब सागरीय नदी है? अरब सागरीय, माही नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी या उपयुक्त सभी?
तो हमने अब तक जो नदियां पढ़ी थी वो बंगाल की खाड़ी वाली नदियां थी। अब हम बात करेंगे अरब सागर वाली नदियों की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपके सामने स्क्रीन पर, उपयुक्त सभी। माही, लूणी और साबरमती, ये तीनों नदियां जो है अपना जल अरब सागर में ले जाती है, तो अरब सागरी नदियों के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं। तो अरब सागर की जो नदियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती है और वापस जो है दक्षिण की ओर हो जाती है। तो उल्टे यू आकार में ये नदी बहती है दक्षिणी राजस्थान में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अममोरू पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश की मेहद झील है, यहाँ पर है अममोरू की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मेहद झील, मध्य प्रदेश में मेहद झील। और ये पड़ता है धार जिला, मध्य प्रदेश, सरदारपुरा गांव यहाँ इसके निकट पड़ता है। यहाँ से माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में खांदू गांव में ये प्रवेश करती है। राजस्थान में खांदू गांव जो यहाँ पर पड़ता है बांसवाड़ा में, यहाँ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। प्रवाह 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों में प्रवाह है इसका। राजस्थान में प्रवाह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 3 जिलों में है। और उपनाम की बात करें तो दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहते हैं इसको स्वर्ण रेखा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं इसको कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर है माही की, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर है माही नदी। विलय खंबात की खाड़ी गुजरात में इसका जल गिरता है और राजस्थान की 12मासी नदियों में शामिल है। राजस्थान में 2 12मासी नदियां हैं, एक चंबल और दूसरी माही। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये माही नदी है, और माही नदी जो है कहाँ कहाँ से बहती है आप देख सकते हो। माही नदी खांदू गांव से प्रवेश करती है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उसके बाद में ये आगे डूंगरपुर, और ये वापस जो है दक्षिण की ओर चली जाती है, और खंबात की खाड़ी गुजरात में ये अपना जल अरब सागर में ले जाती है। तो खांदू गांव के बारे में आपने कई बार सुना होगा, हरिदेव जोशी का नाम आपने सुना होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी खांदू गांव के मूल निवासी थे, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं हरिदेव जोशी। और वो उसी खांदू गांव से हैं जिस गांव में माही नदी प्रवेश करती है राजस्थान से। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें होनी चाहिए। सुजलाम सुफलाम संस्कृति, सुजलम सुफलम, यानी कि ऐसा पवित्र जल, सुजल जिसका पवित्र फल मिले। तो इस प्रकार की क्रांति के नाम से जो नदी है वो माही नदी है। तो राजस्थान में 12मासी नदियां 2 है, एक चंबल है और दूसरी माही नदी। माही नदी उल्टे यू आकार में आप देख सकते हो, ये उल्टा यू है। इस प्रकार से करक रेखा को 2 बार काटती है। तो करक रेखा राजस्थान में इस प्रकार से बांसवाड़ा से निकलती है, और करक रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है राजस्थान की। ये राजस्थान की नहीं, भारत की एकमात्र नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी नदी करक रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है? सिंपल एकदम, माही नदी। उसके बाद में आप देखें कर्क रेखा को, यहाँ से कर्क रेखा है और ये जो है माही नदी इस प्रकार से कर्क रेखा को यहाँ से काट रही है उल्टा यू आकार में, फिर वापस वो दक्षिण की ओर लौट जाती है। क्वेश्चन आपके लिए है, माही नदी पर बांध, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप बांध, कड़ाना बांध या उपयुक्त सभी बांध, माही नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर आप देखिए, ये तीनों बांध जो है माही नदी के ऊपर बने हुए हैं, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं इन बांधों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है माही बजाज सागर बांध। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में ये बांध बना हुआ है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें यहाँ पर राजस्थान का 45 और
गुजरात का 55% हिस्सा है यहाँ सिंचाई जल में। लेकिन यहाँ इस बांध से बिजली भी बनती है, वो बिजली पूरी की पूरी किसको मिलती है? राजस्थान को। सिंचाई जल राजस्थान को मिलता है 45% और 55% मिलता है गुजरात को। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो 3109 मीटर लंबा राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। भारत के बांधों से कंपेयर करें तो हीराकुड बांध के बारे में आपने सुना होगा, उड़ीसा में जो महानदी के ऊपर बना हुआ है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध नहीं है, ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी के ऊपर उड़ीसा में बना हुआ है, जिसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये किलोमीटर में है। तो माही बजाज सागर लगभग 3 किलोमीटर में है और जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और हीराकुड बांध लगभग 25 किलोमीटर प्लस जो है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है माही नदी के ऊपर बना हुआ है, सॉरी महानदी के ऊपर बना हुआ है हीराकुड बांध, और माही नदी के ऊपर बना है माही बजाज सागर बांध। चलिए, माही नदी के ऊपर 2 और बांध जो है, एक तो आगे अपना कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है, और इस बांध के गेट खोलने पर जो है, देखो पिकअप का मतलब क्या होता है? पिकअप का मतलब होता है उठाना, पिकअप का मतलब होता है उठाना। और जैसे इस बांध में इस प्रकार की सिस्टम है, और जैसे इसके गेट को ऐसे पिकअप करते हैं तो पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं बचता इसमें। तो ये इस बांध की खास विशेषता है, कागदी पिकअप बांध। और वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ये आपको याद रखना है। कागदी पिकअप बांध माही नदी के ऊपर है। कड़ाना बांध भी माही नदी के ऊपर है, लेकिन राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है, और ये 100% राजस्थान की जल परियोजना है। तो माही नदी के ऊपर ये थे बांध। अब हम बात करेंगे माही नदी के त्रिवेणी संगम की। तो आप बताइए, त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? सोम, जाखम, माही, अनास। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनास नदी जो है त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं त्रिवेणी संगम माही नदी का। माही नदी के त्रिवेणी संगम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम माही नदी में मिलता है, त्रिवेणी संगम में, वो बेणेश्वर है। बेणेश्वर के स्थित नवा टापरा, जहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को एक आदिवासियों का बहुत बड़ा मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, और ये शिवलिंग जो है संत मावजी के द्वारा स्थापित की हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम है। माही, जाखम और सोम नदियों का है ये त्रिवेणी संगम। यहाँ पर हम बात करें कि माही नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? वाक्कल, जाखम, सोम, अनास। तो यहाँ पर सहायक नदी वाक्कल नदी जो है वो माही नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी जाखम, सोम और अनास सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए हम देखते हैं माही की सहायक नदियों की बात करते हैं। सोम नदी सबसे पहले, कौन सी नदी? सोम नदी। सोम नदी का उद्गम सोमनाथ, अच्छा नाम तो इसका पड़ा है सोमनाथ मंदिर के कारण। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है सोमनाथ जो डूंगरपुर में पड़ता है, उसके कारण इस नदी का नाम पड़ गया सोम नदी। इसका उद्गम पिछामेड़ा पहाड़ियों से होता है। पिछामेड़ा पहाड़ियाँ ऋषभ देव के निकट उदयपुर में है, और यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। डूंगरपुर और उदयपुर में ये नदी अपना जल प्रवाह करती है, और बेणेश्वर, डूंगरपुर के निकट बेणेश्वर में ये माही नदी में मिल जाती है। और इसके ऊपर सिंचाई जल परियोजना जो बनी हुई है उसमें सोम, कमला, अंबा नदियाँ, उसका जल इसमें शामिल है, और संयुक्त सिंचाई परियोजना के नाम से भी वो जानी जाती है। जाखम नदी की बात करें तो जाखम नदी का जो उद्गम है वो भंवर माता पहाड़ियाँ छोटी सादरी यानी कि कहाँ पर पड़ती है? प्रतापगढ़ में। यहाँ से माही नदी, जाखम नदी का उद्गम होता है। जाखम नदी का प्रवाह प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में जाखम नदी का प्रवाह है।
और विलय हो जाता है बेणेश्वर डूंगरपुर के निकट सोम नदी के साथ, वो माही नदी में मिल जाती है, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। इस नदी पर प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका नाम है जाखम बांध। 81 मीटर ऊंचाई वाला ये सबसे ऊंचा बांध। देखो, सबसे लंबे बांध की हमने बात की थी कि सबसे लंबा बांध राजस्थान का है माही बजाज सागर बांध, और सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का है जाखम बांध, जो प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो भारत के कंपैरिजन करें, दुनिया में कंपैरिजन करें कि सबसे जो ऊंचे बांध कौन कौन से हैं, तो हम यहां पर देख सकते हैं। देखो, विश्व, भारत व राजस्थान के ऊंचे बांध। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो है वो चीन का जिनपिंग बांध है। जिनपिंग बांध चीन में पड़ता है और जिसकी ऊंचाई है 305 मीटर। ये आप देख सकते हो, बहुत ही ऊंचा बांध है। फोटो में आपको इतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला बांध है ये, और इसकी ऊंचाई है 305 मीटर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 260 मीटर। ये 260 मीटर ऊंचाई वाला टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये जाखम बांध, जाखम नदी प्रतापगढ़ में जाखम नदी के ऊपर 81 मीटर ऊंचाई वाला ये बांध है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत, विश्व और राजस्थान के ऊंचे बांधों के बारे में हमें जनरल जानकारी होना जरूरी है। चलिए, तो लूणी नदी की हम बात करेंगे। उससे पहले लूणी नदी का एक क्वेश्चन है आपके सामने। लूणी नदी का प्रवाह किस जिले में नहीं है? नागौर, जोधपुर, जालोर, सिरोही। लूणी नदी का प्रवाह किस जिले में नहीं है? नागौर, जोधपुर, जालोर, सिरोही। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और तो इसका सही आंसर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, सही आंसर आपका है सिरोही। उसके बाद में देखो, लूणी नदी की हम बात करते हैं, और लूणी नदी के बारे में हम बात करेंगे कि लूणी नदी का उद्गम, इसका प्रवाह, इसके उपनाम, इसका विलय और लूणी नदी की कुल लंबाई, और भारत में, राजस्थान में लूणी नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे। लूणी नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से अजमेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, 2 सरिताओं से, और पहाड़ियों का नाम है नाग पहाड़ी। वहां पर झील है आना सागर झील। आना सागर झील से 2 सरिताएं निकलती है, एक का नाम है सागरमती, दूसरा का नाम है सरस्वती। ये दोनों सरिताएं अजमेर के गोविंदगढ़ में आपस में मिलती है, और वहां से लूणी नदी का निर्माण होता है, वहीं से उसे लूणी कहते हैं। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, 6 जिलों में ये बहती है। देखो, नागौर, ये अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, ये 6 जिलों में लूणी नदी बहती है। आप देख सकते हो लूणी नदी का ये है प्रवाह। लूणी नदी के कई उपनाम हैं, जैसे लवणवती, खारा पानी होने के कारण लवणवती, लवाती। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं, और यहाँ पर दूर दूर तक उपजाऊ मैदान का भी इसने निर्माण किया है। इसे अंतः सलीला, कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। वेदों में इसे मरुदवर्धा के नाम से भी जाना गया है। मारवाड़ की गंगा भी इसको कहते हैं, या मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। विलय होता है इसका गुजरात के कच्छ के रण में, और धीरे धीरे ये विलीन हो जाती है, और जब वर्षा ऋतु होती है तो कच्छ की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है लूणी की, और राजस्थान में ये 330 किलोमीटर बहती है, जो टोटल 67% है। इस प्रकार से लूणी राजस्थान में और गुजरात में बहती है। लूणी नदी के जल अपवाह की बात करें तो यहाँ 34,866 वर्ग किलोमीटर में लूणी नदी का जो जल है, इस प्रकार से अपवाह का क्षेत्र बनता है इसका। और राजस्थान के कुल अपवाह का 10.40% लूणी नदी का हिस्सा है। अब यहाँ से क्वेश्चन है आपके लिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ क्यों आती है? पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ क्यों आती है? सिंपल सा जवाब है, पुष्कर की पहाड़ियां यहाँ पर और बालोतरा है यहाँ पर, बाड़मेर में ये बालोतरा है।
बारिश यहाँ पर हुई, यहाँ बारिश नहीं है, यहाँ बारिश 0 है। बारिश हुई पुष्कर की पहाड़ियों में और बाढ़ आई बालोतरा में। उसका कारण ये है कि लूणी नदी इतना पानी भर जाता है जब पुष्कर की पहाड़ियों में इस प्रकार से वर्षा होती है तो, और बालोतरा जो क्षेत्र है वो लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, यानी कि लूणी नदी का पानी ऊपर है और वहां पर इस प्रकार से ढलान है। तो पानी जैसे ही थोड़ा सा भरा और पानी नदी से बाहर निकलेगा और बालोतरा क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। तो बालोतरा वाले कहते हैं कि भगवान पुष्कर में वर्षा मत करना, हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, लूणी नदी के ऊपर बांध कौन सा है? पीचियाक बांध, जवाई बांध, नकोड़ा बांध या उपयुक्त सभी? तो लूणी नदी के ऊपर ये तीनों बांध बने हुए हैं, पीचियाक, जवाई और नाकोड़ा। तो देखते हैं इन बांधों के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं पीचियाक बांध, जोधपुर का पीचियाक बांध पीचियाक गांव में है और इसको जसवंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और 2007 में ये काफी चर्चा में रहा, दरारें पड़ गई थी और लोग डर गए थे कि बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बांध टूटने की कगार पर पहुंच गया था और काफी विरोध भी हुआ था और फिर इसको सरकार ने मरम्मत करवाकर ठीक कर दिया। जवाई बांध जवाई नदी पर है, पाली में जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको जवाई बांध कहते हैं। और मारवाड़ का इसको अमृत सरोवर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, तो वो है जवाई बांध पाली का, जो जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है। और जवाई नदी जो है लूणी की सहायक नदी है। देखो जवाई नदी लूणी की सहायक नदी है, हालांकि प्रॉपर लूणी के ऊपर तो नहीं है, लूणी की सहायक नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में आप देखें नकोड़ा बांध। नकोड़ा बांध की बात करें तो ये बालोतरा में लूणी नदी के ऊपर है और हेमावास बांध जो है पाली में बांडी नदी के ऊपर है और बांडी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। आप देख सकते हो ये बांडी नदी के ऊपर हेमावास बांध है और ये लूणी नदी के ऊपर यहां पर बालोतरा में नाकोड़ा बांध है। नाकोड़ा बांध, हेमावास बांध। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो पश्चिम की ओर से मिलती है। लूणी नदी में जो नदियां मिलती है वो पूर्व की ओर से मिलती है, लेकिन एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर से मिलती है। उस नदी का नाम आप बताइए। जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई। तो उस नदी का नाम है जोजड़ी। अब देखते हैं कि जोजड़ी कहां से आती है और कहां मिलती है। आप देख सकते हो ये लूणी नदी का मैप है जो मैंने हाथ से बनाया हुआ है। और लूणी नदी में ये देखो सरस्वती, सागरमती और सरस्वती नदियां बनाई हुई है और ये जो है आना सागर झील यहाँ पर बनाई हुई है। ये नाग पहाड़ियाँ यहाँ पर बनाई हुई है और यहाँ से लूणी नदी निकलती है। ये इस प्रकार से दो सरिताएं मिलती है और गोविंदगढ़, अजमेर के गोविंदगढ़ में मिलती है यहाँ से लूणी। तो ये हो गया अजमेर का हिस्सा। उसके बाद में देखो नागौर में बहती है, ये नागौर में यहाँ पर नागौर का पाड़लू गांव से एक नदी निकलती है जो लूणी नदी की एकमात्र पश्चिम की ओर से सहायक नदी है। पाड़लू गांव यहाँ से निकलती है जोजड़ी और जोधपुर में आकर ये मिल जाती है लूणी नदी के अंदर। इस प्रकार से लूणी नदी की एकमात्र वो सहायक नदी है जो पश्चिम की ओर से मिलती है। बाकी सारी नदियां आप देख सकते हो, देखो पूर्व की ओर से मिल रही है, ये पूर्व की ओर से मिल रही है। सूकड़ी नदी, जवाई नदी, खारी नदी, सागी नदी, बांडी नदी, ये सारी जो पूर्व की ओर से मिलती है। और एकमात्र जो है जोजड़ी नदी जो पश्चिम की ओर से मिलती है, नागौर से आती है और जोधपुर में लूणी में मिल जाती है। खेजड़ली खुर्द जोधपुर के निकट गांव है जहां पर ये लूणी नदी मिल जाती है। नागौर और जोधपुर में इसका प्रवाह है। बांडी नदी की बात करें तो उद्गम हेमावास पाली में। बांडी नदी आप देख सकते हो, ये हेमावास, जहां हेमावास बांध अभी हमने बात की थी जो पाली में बना हुआ है, और यहां से बांडी नदी आती है और ये लाखर गांव, पाली के लाखर गांव में लूणी में मिल जाती है। लाखर गांव ये पाली में पड़ता है, यहां से लूणी में मिलती है बांडी नदी। बांडी की तरह चलती है इसलिए इसका नाम जो है गांव वालों ने बांडी रख दिया। सूकड़ी कभी कभी सूख जाती है इसलिए गांव वालों ने कहा सूकड़ी है। ये उद्गम है इसका देसूरी और देसूरी पड़ता है पाली में। तो सूकड़ी देसूरी से निकलती है और पाली में, उसके बाद में जालोर में और बाड़मेर में बहते हुए ये लूणी नदी में मिल जाती है सूकड़ी। तो समदड़ी बाड़मेर से
बाड़मेर के निकट ये लूणी मिल जाती है। और संत पीपा का मंदिर है यहाँ पर बाड़मेर के समदड़ी में। उसके बाद में यहाँ पर लूणी नदी की दो और जो है सहायक नदियों की हम बात करते हैं। एक नदी आ गई जवाई और दूसरी आ गई सागी। जवाई नदी पाली के गोरिया गांव में, ये पाली से यहाँ से एक सरिता निकलती है, जवाई नदी जिसको कहते हैं। और एक सागी नदी जो जालोर और बाड़मेर से बहती है, ये रही सागी नदी, ये जालोर और बाड़मेर में बहती हुई ये लूणी में मिल जाती है। जसवंत सिंहपुरा पहाड़ियों से निकलती है। लूणी नदी की सहायक नदियों को कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी लूणी की सहायक नदी है, तो आपको ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। सहायक नदी आपको चुटकी में याद हो जाएगी। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि बाजार में सासू मिली। बाजार में कौन मिली? आपको अपनी सासू मिल गई बाजार में। देखो कैसे, इस बाजार में बा का मतलब हो गया बांडी, और जा का मतलब क्या हो गया? जोजड़ी, और रे साइलेंट है यहाँ पर, और उसके बाद में मैं भी साइलेंट है यहाँ पर। सासू में जो सा है वो होगी सागी, और फिर सू का मतलब सूकड़ी, और फिर मिली तो मीठड़ी, और लीलड़ी। तो इस प्रकार से आप इन सहायक नदियों को याद रख सकते हो। लूणी की सहायक नदी है, बाजार में सासू मिली, बांडी, जोजड़ी, सागी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी। तो ये है लूणी की सहायक नदियाँ। उसके बाद में हम बात करेंगे साबरमती की। साबरमती नदी जो है उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर और गुजरात में बहती है। साबरमती नदी का उद्गम जो है गोगुंदा पहाड़ियाँ, तहसील झाड़ोल, उदयपुर से है। आप देख सकते हो ये है साबरमती नदी, राजस्थान और गुजरात में बहती है। उदयपुर की कोटना तहसील और गुजरात के साबरकांठा, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये शहर भी इसके ऊपर बसे हुए हैं। विलय हो जाता है इसका खंबात की खाड़ी, गुजरात में। उपनाम इसका है गांधी की गंगा और गुजरात की गंगा। साबरमती को गुजरात की गंगा और गांधी की गंगा भी कहते हैं। इसी नदी के किनारे अहमदाबाद के क्षेत्र में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में की थी। तो गांधी की गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में ये बहुत कम बहती है, केवल 45 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में बस उदयपुर में इतनी बहती है, बाकी पूरी की पूरी ये गुजरात में बहती है। तट पर बसे नगर अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती आश्रम, ये साबरमती के तट पर बसे हुए। सहायक नदियों की बात करें तो सेई, वाक्कल, हथमती, मेसवा, वैतरक और माजम। दोबारा सुने, सेई, वाक्कल, हथमती, मेसवा, वैतरक और माजम, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। इस पर बांध बने हुए हैं। दरोई बांध गुजरात में, दंतीवाड़ा बांध गुजरात में। ये दो बांध है, दोनों के दोनों गुजरात में बने हुए हैं, दरोई बांध और दंतेवाड़ा बांध। देवास सुरंग, जयपुर की झीलों में पानी साबरमती जल का डालने के लिए एक सुरंग बनाई है जिसका नाम है देवास सुरंग, और राज्य की सबसे बड़ी सुरंग है जो 11.5 किलोमीटर है, 2011 में पूरी हुई थी। तो देवास जो सुरंग है, इस सुरंग के माध्यम से इस साबरमती नदी का जो पानी है उदयपुर की झीलों के अंदर सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि आजकल झीलों में पानी जो है धीरे धीरे कम पड़ने लगा है। क्वेश्चन है कौन सा बांध साबरमती पर नहीं है? दरोई बांध, दंतीवाड़ा बांध, जवाई बांध, उपयुक्त सभी साबरमती पर है। तो इसका सही आंसर है आपका जवाई बांध, जो साबरमती पर नहीं है, और ये जवाई बांध जो है जवाई नदी के ऊपर। चलिए अब देखिए साबरमती नदी के ऊपर कौन कौन से बांध हैं। दो बांध इंपॉर्टेंट बांध है, एक दरोई बांध गुजरात में है, दंतीवाड़ा ये भी गुजरात में है। ये दोनों बांध जो है वो साबरमती नदी के ऊपर बने हुए हैं। आप देख सकते हो दरोई बांध और दंतीवाड़ा बांध और साबरमती नदी ये गुजरात में बने हुए हैं। साबरमती की सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में वाक्कल और सेई दो मुख्य सहायक नदी हैं साबरमती की। वाक्कल नदी उदयपुर से निकलती है और गुजरात में आकर ये साबरमती मिलती है। सेई नदी जो है ये उदयपुर से निकलती है और गुजरात में आकर ये साबरमती मिलती है। एक मानसी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और फिर वो वाक्कल में मिल जाती है।
तो मानसी नदी वाक्कल की सहायक नदी है और साबरमती की सहायक नदी है वाक्कल और सेई। इस प्रकार से आप देख सकते हो, वाक्कल नदी गोरागांव, गोगुंदा, उदयपुर से निकलती है और गुजरात में साबरमती में मिल जाती है। सहायक नदी है इसकी मानसी, और मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर में है। वो भी एक जल सुरंग परियोजना है जो 4.6 किलोमीटर लंबी जल सुरंग के माध्यम से पानी की सप्लाई यहाँ पर की जा रही है, उसे कहते हैं मानसी वाक्कल परियोजना। सेई नदी की बात करें तो उदयपुर से निकलती है और उदयपुर और गुजरात में बहती है और साबरमती में मिल जाती है गुजरात में जाकर। और पाली के जवाई बांध हेतु एक जल सुरंग परियोजना यहाँ पर भी बनी हुई है। सेई नदी का जो पानी है पाली के जवाई बांध में सप्लाई किया जा रहा है, इसके ऊपर भी हमने अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। हम बात कर रहे हैं साबरमती की सहायक नदियों की, तो पश्चिम बनास जो है एक नदी और है जिसका उद्गम सिरोही से होता है और विलय कच्छ की गुजरात में। सॉरी, ये साबरमती की सहायक नदी नहीं है। पश्चिम बनास जो है एक स्वतंत्र नदी है और यहाँ इस प्रकार से सिरोही से निकलती है और कच्छ के यहाँ पर जो है इस प्रकार से विलीन हो जाती है, कच्छ में विलीन हो जाती है। नगर बसा हुआ है आबू और दिशा, ये गुजरात का दिशा और आबू ये पश्चिम बनास के ऊपर बसे हुए हैं। सहायक नदी इसकी सूकली या सिप्पू, सिरोही गुजरात में ये बहती है। तो पश्चिम बनास जो है वो इस प्रकार से अलग और स्वतंत्र नदी है जो राजस्थान और गुजरात में बहती है। आंतरिक प्रवाह की नदियों की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है कि आंतरिक प्रवाह की नदी इसमें से कौन सी है। घग्गर, रूपनगढ़, साबी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। ये सभी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। हमने बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ी, अरब सागर की नदियां पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां, कि आंतरिक ऐसी नदियां जो अपना जल किसी न किसी भूमि में, रेगिस्तान में या किसी झील में जाकर गिरा देती है, कोई सागर वगैरह में नहीं गिराती है। तो आंतरिक नदियों को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बताई जा रही है जिससे आप अपनी सभी आंतरिक नदियों को आसानी से याद रख सकते हो। देखो, घर में सारू काका, आपको ये नाम याद रखना है। घर में कौन सा काका? सारू काका। उससे आपको आंतरिक नदियां याद हो जाएगी पूरी। कैसे? देखो, घर में ग का मतलब हो गया गग्गर, ये रही गग्गर। घर, रे का मतलब यहां पर हो गया रूपनगढ़। मैं का मतलब हो गया मेंथा नदी। और साबी नदी, रूपारेल नदी। काका में कांतली नदी और दूसरा काकनी नदी जैसलमेर वाली। इस प्रकार से घर में सारू काका, घर के अंदर यानी कि आंतरिक है, घर के अंदर ही सारू काका, अपने क्षेत्र में ही, किसी सागर या महासागर में नहीं। चलिए अब हम आंतरिक नदियों की बात करते हैं और आंतरिक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारे लिए है घग्गर नदी। घग्गर नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। चलिए देखते हैं। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा से होते हुए ये आती है राजस्थान में। हनुमानगढ़ के पास में टिब्बी से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ जंक्शन के निकट ये नदी भूमि में इस प्रकार से विलीन हो जाती है और धीरे धीरे इसका जल कम पड़ने लगा है, इसलिए इसको मर्त नदी भी कहते हैं। लेटी नदी, सोतर नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान का शोक। बारिश आने पर यह बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है, इसलिए राजस्थान का शोक भी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नदी इसलिए है क्योंकि ये बारिश के टाइम में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जानते हैं। मर्त नदी क्योंकि पानी जो है कम होने के कारण, प्राचीन नाम इसका सरस्वती मिलता है। सरस्वती दृष्टति ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका नाम इस प्रकार से सरस्वती नदी मिलता है। सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी। कुल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में कितनी बहती है? केवल 100 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। घग्गर नदी का प्रवाह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। और देशों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान 2 देशों में ये बहती है। प्रवाह जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों में ये बहती है। प्रवाह क्षेत्र का नाम की बात करें तो राजस्थान में इसको नाली कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? हाकरा कहते हैं। पाकिस्तान में हाकरा।
तलवाड़ा झील यहीं पर है, हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील जो राज्य की सबसे कम ऊंचाई पर झील है, सबसे ऊंची झील नक्की झील, सबसे नीची झील तलवाड़ा झील, सबसे ऊंची झील माउंट आबू की नक्की झील। बटनेर दुर्ग इस नदी के किनारे है, जो भूपत भाटी के द्वारा 295 ईस्वी में बनवाया गया था। कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। तो घग्गर नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में कांतली नदी की बात करते हैं, और कांतली नदी आप देख सकते हो सीकर और झुंझुनू की नदी है। ये कांतली नदी सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू को बराबर भागों में काटते हुए सुरु की सीमा पर जाकर विलीन हो जाती है, और लगभग 100 किलोमीटर वाली लंबी 2 जिलों में बहती है, जिसके किनारे प्राचीन गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। सीकर की गणेश्वर सभ्यता ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है। तो ये सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी ताम्र सभ्यताओं की जननी। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, और सबसे लंबी पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक नदियों में सबसे लंबी नदी भी कहलाती है, और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर ये विलीन हो जाती है। कांतली को वैसे काटती से पहले के भूमि को काटती थी, काटते काटते स्थानीय लोगों ने इसको काटली इस प्रकार से नाम चेंज हो जाते रहे। साबी नदी की बात करें, आंतरिक जल प्रवाह की जो नदी है साबी, जो शाहपुरा जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है और अलवर होते हुए इस प्रकार से ये हरियाणा में और दिल्ली के निकट, जो हरियाणा में पड़ता है नजफगढ़, वहाँ पर जो है दिल्ली के नजफगढ़ के निकट ये पटौदी के पास में अपना जल विलीन कर देती है। नजफगढ़ झील है और झील में जाकर इसका पानी गिरता है। उत्तर की ओर एकमात्र आंतरिक नदी जो उत्तर की ओर बहती है, जोधपुरा सभ्यता इसी साबी नदी के किनारे जयपुर में विकसित हुई, जो लोह युगीन सभ्यता कहलाती है, जहाँ लोग लोहे का इस्तेमाल करते थे। इसकी कुल लंबाई है 185 किलोमीटर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। काकनी नदी, कांतली और काकनी अलग अलग है। काकनी जो है वो जैसलमेर की नदी है, जिसको काकनी नदी कहते हैं। ये है काकनी नदी, जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है और एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है बुद्ध झील, और रूपसी गांव में एक बुद्ध झील है। कोटड़ी गांव से निकलती है, कोटड़ी गांव से निकलती है और बुद्ध झील में यहां पर गिरती है। 17 किलोमीटर की छोटी सी सरिता है, और बुद्ध झील का निर्माण करने के बाद में एक मीठा खाड़ी आती है, जैसलमेर की मीठा खाड़ी। यहाँ पर पूरी तरह से विलीन हो जाती है। बारिश कम होती है तो ये बुद्ध झील तक ही रहती है, और बारिश के टाइम में मीठा खाड़ी तक पहुंचती है जैसलमेर की। चलिए उसके बाद में आप देखें मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम जो है वो मनोहरपुर गांव जयपुर से होता है, जयपुर के मनोहरपुर से होता है, और उसके बाद में नागौर में बहते हुए ये सांबर झील में विलीन हो जाती है। तो झील का निर्माण करती है जयपुर नागौर विलय सांबर झील, और लूणवा नागौर में जैन तीर्थ स्थल है इस नदी के किनारे, जिसको लूणवा कहते हैं। उसके बाद में अगली जो नदी है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है, अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो अजमेर का किशनगढ़ पहाड़ियों से जयपुर से होते हुए, और ये भी सांबर झील में इस प्रकार से विलीन हो जाती है। अजमेर और जयपुर में बहती है, सांबर झील में विलीन हो जाती है। सलेमाबाद, किशनगढ़ में निम्बारक संप्रदाय की पीठ बनी है सलेमाबाद, और वो इस नदी के किनारे है। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी आप देख सकते हो अलवर और भरतपुर में ये नदी इस प्रकार से बहती है रूपारेल। और थानागाजी, अलवर की जो पहाड़ियाँ हैं थानागाजी, वहाँ से इसका उद्गम है, और अलवर भरतपुर में बहती है, विलुप्त हो जाती है वो कुशलपुर भरतपुर में। एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सीकरी बांध भरतपुर में, और मोती झील को जल उपलब्ध इसी नदी से करवाया जाता है, जो भरतपुर की जीवन रेखा है। भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी है? मोती झील, और मोती झील में जल जो है रूपारेल नदी का ही गिरता है।
तो रूपारेल नदी के ऊपर जो बांध बना है उसका नाम है सीकरी बांध, भरतपुर में। कुकुंद नदी एक छोटी सी सरिता है, कुकुंद, जो भरतपुर में है। कुकुंद नदी जो है भरतपुर में उद्गम होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा बांध बना हुआ है, बेरठा बांध, बेरठा या बारेठा बांध, बारेठा। जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी जो है जोधपुर की है। ये जोधपुर के पिपाड़ से निकलती है और मेलवा गांव, यहाँ पिपाड़ है या मेलवा गांव, यहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। छोटी सी एक नदी है जोजड़ी नदी, ये भी आंतरिक ही है। ये जल जो है अपना किसी न किसी रेगिस्तान क्षेत्र में या किसी झील में गिरा देती है। तो ये थी राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की इन नदियों में आज हमने पढ़ा राजस्थान की वो नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, राजस्थान की वो नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, और राजस्थान की वो नदियाँ जो अपना जल किसी भी खाड़ी या सागर में नहीं गिराती है, उसे आंतरिक जल प्रवाह कहते हैं। अलग अलग पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया और तीनों पार्ट को हमने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक इसको पढ़ा, और आपने भी अच्छे से समझा होगा। और नहीं समझा तो इसको दोबारा देखें, 3 बार देखें, तब तक देखें जब तक कि आपको समझ में अच्छे से याद नहीं हो जाए। बाकी आप कंसंट्रेशन रखें। यहाँ जब आप घर में पढ़ते हो, घर में जब आप पढ़ते हो, मोबाइल में पढ़ते हो, तो वहाँ आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप खुद ही अपने कप्तान हैं। उस समय आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, कंसंट्रेशन बनाना है और चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है। नदियों का पार्ट आपका एक ही वीडियो में पूरा समाहित हो गया, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर समाहित हैं, बशर्ते कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन कर लें। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि इतनी अच्छी सुविधा आपको मिल रही है घर बैठे, इतनी अच्छी जो है चीज़ें, सारी चीज़ों को समाहित करके एक्सपर्ट लोगों के द्वारा हर एक सब्जेक्ट को आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। तो आप पढ़िए, बस आपका जॉब जो है अल्टीमेटली लगना चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और खुश रहें। जब आप पढ़ें उस समय पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। उस समय आप बहुत सारी चीज़ों को याद रख लोगे, बर्डन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आपके लिए एक एंजॉय होना चाहिए। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।